Very good morning, 10th class. We are covering DG for your third chapter, that is Making of a Globalized World, right? भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसकी DG को हम कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। लोग क्या करते हैं अपने लॉसेस को कवर अप करने के लिए, और ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, फोर्ड का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, और भी बहुत सारे जो है उपभोग का उदय किस तरीके से होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन किस तरीके से आता है, जो आर्थिक महामंदी है वो किस तरीके से आती है, और जो है वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमीज को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, वो सब हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। राइट, सबसे पहले देखते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग का उदय किस तरीके से हुआ था। आइए इस कार पर एक नजर डालें। ये टी मॉडल फोर्ड कार है, एक ऐसी कार जिसने 1920 के दशक में अपनी सस्ती कीमत की वजह से अमेरिका को पहियों पर चलने के काबिल बनाया। टी मॉडल फोर्ड कार को सर्वसामान्य की कार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जिस तरीके से नैनो कार लॉन्च हुई थी इंडिया में, जिसको आम आदमी की कार कहा जाता था, उसी तरीके से इस टी मॉडल फोर्ड कार को जो है वहाँ के लोगों के लिए, यूएस के लोगों के लिए एक आम आदमी की कार कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल थी। ठीक है, सस्ती थी, इसलिए क्या था, बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको खरीदने में जो है सक्षम थे। लोगों जो है इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए घर घर में ये गाड़ी जो है खरीदी जाने लगी थी। अब इस दृश्य को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि टी मॉडल फोर्ड कार और चैपलिन की फिल्मों के बीच क्या समानता थी? देखते हैं। जवाब है कि दोनों बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रतीक हैं। आइए बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में और अधिक जानते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन मतलब जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं बड़े पैमाने पर, बहुत ही लार्ज स्केल पे उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर किए गए उत्पादन 1920 के दशक में अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि 1920 के दशक में क्या था, अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, जो इम्पोर्टेंट फीचर था वहाँ के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, उसका सबसे बड़ा फीचर यही था कि वो लोग क्या कर रहे थे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था, और यही जो है अमेरिका के 1920 के दशक का जो औद्योगिक उत्पादन था उसके सबसे बड़ी फीचर था, उसका सबसे बड़ा जो है विशेषता थी। बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत की काफी कमी और मुनाफे में अत्यधिक वृद्धि हुई। क्या होता है, देखो, बड़े पैमाने उत्पादन, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से क्या होगा, आप जो है बल्क में ही रॉ मटेरियल खरीदोगे। ठीक है, ज़्यादा जब रॉ मटेरियल खरीदोगे आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो आपके जो है कॉस्ट भी कम आती है। ठीक है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने से क्या होता है, कॉस्ट हमारी कम आती है और मुनाफा, प्रॉफिट हमें ज़्यादा होता है। ठीक है, की शुरुआत हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी का विनिर्माण कंपनी के मालिक द्वारा की गई। इनके द्वारा, हेनरी फोर्ड के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, बड़े पैमाने पर उत्पादन कर। ठीक है, इन्होंने ही शुरुआत करी थी कि इन्होंने फोर्ड गाड़ी, जो टी मॉडल गाड़ी थी फोर्ड की, उसको जो है लार्ज स्केल पे बनाना जो है शुरू किया था। इसी वजह से वो गाड़ी जो है इतनी सस्ती बनती थी,
सस्ती होने की वजह से वो अफोर्डेबल लोगों के लिए हो गई थी। तो इससे क्या हो रहा था, इसकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही थी, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था। तो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन शुरू हुआ था, उसके पथ प्रदर्शक यानी कि उसको लीड करने वाले कौन थे, हेनरी फोर्ड थे। इन्होंने ही इस चीज की जो है शुरुआत की थी अमेरिका में। फोर्ड ने डेट्रॉइट में अपने कार कारखाने के लिए एक असेंबली लाइन की परिकल्पना शिकागो के एक कसाई खाने से प्रेरित होकर की। इस कारखाने में श्रमिकों को असेंबली लाइन में नीचे आ रही कारों में कन्वेयर बेल्ट द्वारा निर्धारित गति के साथ एक ही भाग की फिटिंग जैसे एकल कार्य का बार बार संपादन करना था। देखो क्या होता है कन्वेयर बेल्ट, क्या होती है कन्वेयर बेल्ट होता है स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि एक गाड़ी है वो बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, तो क्या है वो एक बेल्ट पे आगे बढ़ती जाएगी, जहाँ पे क्या है जैसे सपोज 10 जो है श्रमिक है, वहाँ पे 10 का अलग अलग काम है, ठीक है। एक पर्सन के पास आएगी, वो एक पार्ट जोड़ेगा, फिर वो उस कन्वेयर बेल्ट पे ही आगे बढ़ती हुई जाएगी, नेक्स्ट के पास पहुंचेगी तो उसको दूसरा पार्ट उसमें जोड़ना होगा, जो भी उसका काम है उसको वो करना होगा, ठीक है। फिर उसी टाइम होता है इसका कन्वेयर बेल्ट का कि कितनी देर उसको किस किस जगह पे रुकना है, उतने ही टाइम ड्यूरेशन में जो ये श्रमिक होते थे, उनको मजदूर होते थे या इंजीनियर्स होते थे, उनको वो काम करना होता था, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट पे टाइम के अकॉर्डिंग जो है जो भी प्रोडक्ट होता था, चाहे वो गाड़ी है या कोई और प्रोडक्ट है, वो आगे धीरे धीरे उस पर बढ़ती जाती थी, और जिसके पास आती थी उसको उतने ही टाइम ड्यूरेशन में अपना काम उस प्रोडक्ट के लिए, यानी कि ये जो गाड़ी थी कन्वेयर बेल्ट थी, उसके जितनी देर रुकती थी उस पर उसको वो काम उसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता था। तो इससे क्या होता था, प्रोडक्शन जो है फास्ट हो रहा था, लोग आपस में बातचीत करने का उनको समय नहीं मिलता था, ठीक है। उनको पता होता था कि एक लिमिटेड टाइम हमें मिलेगा, उस टाइम पे हमने पूरा नहीं किया तो आगे वाले सबका काम रुक जाएगा, क्योंकि अगर एक पार्ट फिक्स नहीं हो तो दूसरा कैसे ऐड ऑन होगा। तो उनको पता था कि हमें अपना काम टाइम से पूरा करना है, इसके लिए वो क्या करते थे, फास्टली काम करते थे। फास्टली काम करते थे तो एक गाड़ी जो है बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाती थी, और फाइनल जो आउटपुट होता था वो भी बहुत कम समय में बन जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहा था हेनरी फोर्ड, जो है बहुत कम समय में कम लागत पर जो है प्रोडक्शन गाड़ियों का कर रहा था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो एकल कार्य की बार बार पुनरावृत्ति होती है। एकल कार्य कैसे कि एक जो मजदूर है उसको अलग अलग काम नहीं करना, हर बार उसको उसी कन्वेयर बेल्ट पे उसी जगह पे उसके पास वो गाड़ी आएगी, हर बार उसको गाड़ी में वही पार्ट डालना है या वही काम करना है जिस जो काम उसने पिछली बार किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे जाके उसको दूसरे का काम करना है, या फिर गाड़ी में है 2-3 काम करने हैं, जो उसका काम है हर बार उसको वही करना है। तो उससे क्या होता है, एकल काम की पुनरावृत्ति होती है, जिससे क्या होता है आपको काम में एफिशिएंसी आती है। जब एक काम को आप बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आप उस काम को करने में परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल टास्किंग करेंगे, एक साथ बहुत सारे काम करेंगे, तो हो सकता है आप सब में जो है उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन जब आप पुनरावृत्ति करते हैं एक ही काम की, रिपीटेडली उसे एक्शन को बार बार रिपीट करेंगे, जो भी आपका काम है आपको डेली पता है आपको वही करना है, तो आप उसके मास्टर हो जाते हैं, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कार उत्पादन का ये नया तरीका एक समय में एक कार के कलपुर्जे जोड़ कार बनाने की विधि की तुलना में बहुत तीव्र था। इस विधि को अपनाकर फोर्ड ने 3 मिनट में एक टी मॉडल फोर्ड कार का उत्पादन किया। ठीक है, कितने मिनट में तैयार हो फोर्ड जाती में थी? काम कर रहे श्रमिक 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी, ठीक है। तो आप देखो कि प्रोडक्शन का जो टाइम था वो कितना कम था। असेंबली लाइन में काम की गति के साथ सामंजस्य बिठाने में सक्षम नहीं थे, और काम की पुनरावृत्ति की प्रकृति ने उन्हें मुश्किल में डाल रखा था। क्योंकि पहले इस तरीके तो से कभी क्या होता था, कभी भी उन्होंने इस तरीके से काम नहीं किया था कि एक कन्वेयर बेल्ट हो, वो लोग बैठ के अपना काम करते थे, गाड़ी है उसको तैयार करते थे धीरे धीरे। तो क्या था, अलग अलग काम करते थे, एक तो पुनरावृत्ति नहीं थी उनके कार्य की, और जो है इतनी स्पीड से काम नहीं करना पड़ता था उनको कभी भी। तो ये इतनी स्पीड से काम करने के और बार बार एक ही काम करने के ये लोग आदी नहीं थे, इन लोगों को जो है डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। श्रमिकों ने फोर्ड के साथ काम करना बंद कर दिया। आपको क्या लगता है हेनरी फोर्ड ने इस समस्या का समाधान कैसे किया होगा? ये हमने चैप्टर में रीड आउट किया था। हेनरी फोर्ड ने फिर क्या किया था, अपने कार्यकर्ताओं को बनाए रखने के लिए फोर्ड ने उनकी मजदूरी 2 गुनी करके प्रतिदिन $5 तक कर दी, और अपने कार कारखाने में ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। उसने क्या करा, टाइम तो कम नहीं किया और ना ही लोगों को
जो अलग अलग काम उनको डिस्ट्रीब्यूट किए, काम उसने एज इट इज रखा अपना कि यही कन्वेयर बेल्ट पे एक ही काम आपको हर बार करना होगा और स्पीड से करना होगा, कम टाइम में करना होगा। बदले में उसने क्या करा, अपने कर्मचारियों को बरकरार रखने के लिए उनका सैलरी बढ़ा दी, उनको जो है डबल जो है मजदूरी वेजेस जो है उसको देने लगा। ठीक है, इस और दूसरा काम उसने क्या किया कि कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता, मजदूर मिलके अपना संघ नहीं बना सकते उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, फोर्ड में, जिससे क्या होगा कि कोई भी जो है अपोज करने के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन नहीं होगी तो अकेले मजदूर की हिम्मत नहीं होगी कि वो क्या करे, अपनी कोई समस्या है उसके लिए प्रोटेस्ट करे या कोई मालिक को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे या काम रोक दे, क्योंकि एक को प्रॉब्लम होगी तो वो एक को निकाल सकता है, लेकिन ट्रेड यूनियन बन गई तो क्या होगा, लोग इकट्ठे होकर फिर काम को जो है डिस्टर्ब कर सकते थे, तो इस चीज पे उसने प्रतिबंध लगा दिया। मजदूरी देने में खर्च किए गए पैसों की भरपाई के लिए उन्होंने असेंबली लाइन की गति को और तीव्र करने का फैसला किया। ठीक है, अब डबल पेमेंट कर रहा है, दैट मीन्स उसका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। अब उस चीज को मेंटेन करने के लिए कि मैं डबल सैलरी भी दूं और मेरा प्रॉफिट भी कम ना हो, इन्होंने क्या करा, इस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को और बढ़ा दिया, जिससे क्या होता था कि और जल्दी गाड़ी बनेगी और ज्यादा गाड़ी बनेगी। विधि को अपनाकर फोर्ड ने 3 मिनट में और अपने कार कारखाने में ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। मजदूरी देने में खर्च किए गए पैसों की भरपाई के लिए उन्होंने असेंबली लाइन की गति को और तीव्र करने का फैसला किया। टी मॉडल फोर्ड कार की कीमत 1909 में $1200 थी और बड़े पैमाने पर उत्पादन की वजह से 1928 में कीमत गिरकर केवल $295 रह गई थी। सिंपल सा इकोनॉमी का रूल है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा मतलब उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, जिस भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है, क्या कहता है, जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी उसके प्राइसेस कम होते जाएंगे, जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसके प्राइसेस अप होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है फोर्ड गाड़ियाँ बनाई जा रही थी, ज़्यादा गाड़ियाँ बनने की वजह से क्या हो रहा था, उसकी कॉस्ट कम आ रही थी, कॉस्ट कम आने की वजह से 1928 तक आते आते उसकी प्राइसेस जो है काफी गिर गए। 1920 के दशक में फोर्ड का बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन अमेरिका और यूरोप में लोकप्रिय हो गया। ठीक है, तो ये जो बिजनेस मॉडल था जहाँ पे ये इस तरीके से जो है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो है स्पीड बढ़ाई उसने प्रोडक्शन की, तो ये जो मेथड था हेनरी फोर्ड का, ये वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। $1909 में $1200 थी। 1928 में कीमत गिरकर केवल $295 रह गई थी। 1920 के दशक में फोर्ड का बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन अमेरिका और यूरोप में लोकप्रिय हो गया। उत्पादन में अप्रत्याशित तेजी के बाद 3 कारकों ने एक ऐसी उपभोक्ता लहर को जन्म दिया जो 1920 के दशक से पहले कभी नहीं देखी गई थी। वे कारक थे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में आई कमी, उच्च आमदनी और किस्तों में भुगतान पद्धति। ठीक है, ये सारे अभियांत्रिक माल जैसे कार, फ्रीज, रेडियो, वॉशिंग मशीन और ग्रामोफोन वाद्यों का उत्पादन बढ़ा और कीमतें घटती गईं। उच्च
उच्च आमदनी के कारण अधिक से अधिक श्रमिक उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में सक्षम हो गए थे। आसान ऋण प्राप्ति तथा किश्तों में भुगतान पद्धति से तैयार माल की खपत भी बढ़ गई। किश्तों में भुगतान पद्धति ने उपभोक्ताओं को उनकी खरीद के लिए साप्ताहिक या मासिक किश्त भुगतान की छूट दी। गृह निर्माण या आवास स्वामित्व की संभावनाएं ऋण प्राप्ति की सुविधा से बढ़ गई। परिणाम स्वरूप आवास उद्योग भी फूला फला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा था, इंस्टॉलमेंट पे जब चीजें अवेलेबल होने लगी, लोन पे मिलने लगी, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट पे मिलने लगी, तो लोगों की सॉरी कंजम्पशन भी जो है लगातार बढ़ने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेम चीज जो है घरों में, यानी कि जो हाउसेस थे, हाउसिंग फैसिलिटी थी, उसमें भी सेम चीज आई कि आसानी से लोगों को लोन मिलने लगा, छोटी किश्तों में लोग घर अफोर्ड कर सकते थे। तो उससे क्या हुआ, लार्ज स्केल पे लोग जो है घर खरीदने में सक्षम हुए। में अमेरिका ने विश्व के अन्य देशों को पैसे उधार देना शुरू कर दिया और विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता बन बैठा। ठीक है, अमेरिका में यूरोपीय उत्थान वैश्विक व्यापार एवं आमदनी की बढ़त और माल के आयात को तीव्रतर कर दिया और 1923 से 1929 तक पूंजी का निर्गमन करता रहा। आवास उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तु व्यवसाय की इस अप्रत्याशित वृद्धि का परिणाम अमेरिका की आर्थिक समृद्धि के रूप में हुआ। इस आर्थिक समृद्धि को एक चक्र के रूप में देखा जा सकता है। आवास एवं उपभोक्ता वस्तुओं में निवेश की बढ़त ने और भी श्रम तथा आमदनी के रास्ते खोले। उच्च आमदनी के कारण अधिक से अधिक व्यक्ति उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए सक्षम हो गए थे। परिणाम स्वरूप माल की मांग में तेजी वृद्धि आई, जिसने और अधिक निवेश के रास्ते खोले। तो समृद्धि कैसे आई स्टूडेंट्स अमेरिका में, क्योंकि आवास और उपभोक्ता वस्तुओं में निवेश बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या हुआ, लोगों को इन चीजों में, आवास में, उपभोक्ता की चीजों को, इनके प्रोडक्शन में जो है इंक्रीज हुआ, अधिक रोजगार मिले लोगों को, रोजगार ज्यादा मिलते हैं तो लोगों की आमदनी बढ़ती है। ज्यादा आमदनी बढ़ने से ज्यादा लोगों का उपभोग वस्तुओं की खरीद के लिए समर्थ, यानी कि लोग क्या हो गए, कैपेबल हो गए कि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम्स को खरीद सके। अब डिमांड बढ़ी यहाँ पे, क्योंकि इनके पास पैसा था तो ये लोग खरीदने लगे तो चीजों की जो डिमांड थी वो इंक्रीज होने लगी। डिमांड बढ़ने से फिर से उनमें अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना होगा, फिर से उनमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये सारे जो साइकिल था ये चल पड़ा अमेरिका में, और इस तरीके से अमेरिका में समृद्धि की शुरुआत होती है और अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाता है, दूसरी कंट्रीज को ऋण देने वाले एक बहुत बड़ी कंट्री भी बन जाती है। ठीक है, डेट्रॉइट के कार कारखाने के कार्यकर्ताओं से किस प्रकार कार्य करवाया गया, एक समय में एक कार के कलपुर्जे जुड़वाकर या असेंबली लाइन में नीचे आ रही सभी कारों के एक ही हिस्से की फिटिंग करवाकर। ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को बनाए रखने के लिए फोर्ड ने क्या किया, असेंबली लाइन की गति कम कर दी और श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि कर दी। क्या किया था उसने, दैनिक मजदूरी में वृद्धि कर दी थी। अभियांत्रिक माल की कीमतों में गिरावट आई, क्यों, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन किस तरीके से आया था, महामंदी। आर्थिक महामंदी 1920 के दशक में अमेरिका ने आर्थिक समृद्धि का अनुभव किया था। औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था।
शेयर बाजार सूचकांक ऊंचाइयों पर था। अचानक 29 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में तीव्र गिरावट आ गई। अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे कहा जाने लगा क्योंकि उसी दिन विश्व एक बड़े आर्थिक संकट में डूब गया। देखो क्या हुआ था। ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर 1929 को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन शेयर्स के जो प्राइसेस थे वो इतने ज्यादा गिर गए थे जिससे कि एक आर्थिक महामंदी, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत हो गई थी। इसलिए 29 अक्टूबर 1929 के दिन को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से लोग जानते हैं। से ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में 1929 में आरंभ होकर 1930 के दशक के मध्य तक चला। इस अवधि के दौरान दुनिया भर में लोगों को बेरोजगारी, उत्पादन में गिरावट और घटती आय का सामना करना पड़ा। तीन महत्वपूर्ण कारकों ने ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत की। वे थे कृषि में अत्यधिक उत्पादन, अमेरिका द्वारा दिए गए ऋण की वापसी और अमेरिका में आयात शुल्कों का दोगुना किया जाना। आइए प्रत्येक कारक पर नजर डालते हैं। अत्यधिक उत्पादन के कारण कृषि सामग्रियों की कीमतें तेजी से गिरने लगी। गिरी हुई कीमतों से होने वाले घाटे को कम करने के लिए किसान बाजार में बेचने के लिए अधिक सामग्री ले आए। बाजार में कृषि सामग्रियों की बाढ़ सी आ गई। इसके परिणाम स्वरूप मूल्य और भी गिर गए और खरीदारों के अभाव में सामग्रियां सड़ने लगी। ठीक है, क्या हो रहा था, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में, ग्रेन्स बहुत ज्यादा हो गए, उससे क्या हुआ, कीमतें गिर गई। अब कीमतों गिरने की वजह से जो किसानों को नुकसान हो रहा था उसको पूरा करने के लिए किसान और ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है सेल करने लगे, लेकिन और ज़्यादा जो उसकी सप्लाई बढ़ गई तो उससे क्या हुआ, प्राइजेस और भी ज़्यादा गिर गए। तो किसानों का नुकसान पूरा होने की बजाय उनका नुकसान और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और जो खरीदारों के अभाव में सामग्रियां क्या थी वो गोडाउन्स में ही सड़ने लगी। उन्नीस सौ 20 के दशक में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, कई देशों ने अपने वित्तीय प्रबंधन के लिए अमेरिका से ऋण लिया था। आप क्या सोचते हैं, ऋणदाता आर्थिक संकट के समय क्या करते हैं? ऋणदाता यानी कि जो उधार देता है, आर्थिक संकट के समय में वो क्या करेगा, अपने पैसे को वापस मांगेगा। ठीक है, अपने पैसे को वापस मांगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि पहले तो क्या था, इस अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आर्थिक जब मंदी आती है, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होती है, तो वो अपना पैसा वापस मांगना शुरू करता है। वापस मांगना शुरू करेगा तो क्या होगा, इन कंट्रीज पे प्रेशर आएगा, तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा, स्लो डाउन आने लगेगा और फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा। जैसे ही संकट शुरू हुआ, अमेरिका के ऋणदाता अन्य देशों से अपने ऋण की वापसी की मांग करने लगे। इसलिए जिन देशों ने अमेरिका से ऋण लिया था उन पर गंभीर संकट आ गया। कुछ प्रमुख यूरोपीय बैंक विफल हो गए और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का मूल्य गिर गया। अमेरिका द्वारा आयात शुल्क को दोगुना कर देने के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में कमी आ गई। इसका गंभीर प्रभाव अमेरिका को निर्यात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। क्या आपको याद है 2007 की वह आर्थिक मंदी जिसने विश्व के हर देश को प्रभावित किया था?
अपनी कक्षा में इस मंदी के प्रभाव की चर्चा करें। ठीक है, क्या हुआ था 2007 में इसी तरीके का जो है एक डिप्रेशन आया था, सभी इकोनॉमीज में आर्थिक मंदी आई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिससे क्या हो रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी। ठीक है, लगातार लोग जो है बेरोजगार हो रहे थे, चीज़ों की जो है लोग अपने ऋण चुकाने में सक्षम नहीं थे, लोगों को जो है फायर किया जा रहा था, नौकरियों से निकाला जा रहा था, बहुत सारे जो है नौजवान जो थे उनको नौकरी ही नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस 2007 में भी, रिसेंट टाइम्स में भी हुए हैं। लेकिन ये जो 1929 की जो महामंदी थी, ये बहुत बड़ी महामंदी थी, इसीलिए इसको जो है ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब अमेरिका क्या कर रहा था, अपने लॉसेस को कम करने के लिए, आर्थिक महामंदी से निकलने के लिए उसने क्या करा, जो जितने भी आइटम्स वो इंपोर्ट करता था दूसरे देशों से, उन पे जो है बहुत ज़्यादा उसने टैक्स इम्पोज कर दिया कि अब जब आपको अमेरिका में अपना सामान बेचना है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो भी कंट्रीज ट्रेड करती थी अमेरिका के साथ, वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करती थी अपने सामान को, अमेरिका उनको इम्पोर्ट करता था, उस पर ड्यूटी जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो वो सारी कंट्रीज जो यूएस के साथ ट्रेड करती थी वो नुकसान झेलने लगी। तो मतलब ये है कि किस तरीके से अमेरिका से निकल के फिर वो बाकी कंट्रीज को इम्पैक्ट करने लगी। आर्थिक मंदी, महामंदी जो अमेरिका में आई थी, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से फिर वो फैल जाती है। ठीक है, परिणाम देखते हैं क्या हुआ। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव बहुत गंभीर थे। मंदी के कारण लोगों ने उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी बंद कर दी थी। इसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आ गई। उत्पादन में गिरावट बड़े स्तर पर बेरोजगारी का कारण बना। लोग किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार थे और नौकरी की खोज में मीलों यात्रा करते थे। कम मांग के कारण औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य गिर गए, जो कि व्यवसायों के विनाश का कारण बना। 1929 से 1932 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियां बंद हो गईं। अमेरिकी बैंकों ने लोगों को ऋण देना बंद कर दिया और ऋण के भुगतान की मांग करने लगे। कम आय और बेरोजगारी के कारण कई लोग अपना ऋण नहीं चुका पाए। उन्हें अपनी गाड़ियों, घरेलू उपकरणों और यहां तक कि अपने घरों को भी बेचना पड़ा। बैंक अपने निवेशों और ऋणों की वसूली करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि नहीं लौटा पाए। 1933 तक अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली विफल हो चुकी थी और 4,000 से भी अधिक बैंक दिवालिया होकर बंद हो चुके थे। ठीक है, तो बैंक्स जो है इस तरीके से बंद होते जा रहे थे अमेरिका में। अब ये है क्या है, यहाँ पे आपको मैच करना है। अत्यधिक कृषि उत्पादन होगा, उससे क्या होगा, जब अत्यधिक कृषि उत्पादन होगा तो उससे क्या होगा, सामग्रियां सड़ गई। ठीक है, आयात शुल्क का दुगना किया जाना। जब अमेरिका ने जो है आयात शुल्क बढ़ा दिया, इंपोर्ट जो ड्यूटी थी वो बढ़ा दिया, तो उससे क्या हो गया, विश्व व्यापार में क्या था, गिरावट आई। आयात शुल्क का दुगना होने से क्या हो गया, विश्व व्यापार में गिरावट आई। ठीक है, बेरोजगारी के कारण लोग ऋण नहीं चुका सकते थे, सामग्रियों के मूल्य में गिरावट आने से व्यवसाय बंद हो गए। तो ठीक है, इस तरीके से पूरे इकोनॉमी में जो है जो डिप्रेशन था वो इस तरीके से फैलता गया। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आर्थिक महामंदी जो पूरे वर्ल्ड में आई थी, उसने एक एक करके मेनली अमेरिका पे जो कंट्रीज डिपेंड थी उनको जो है धीरे धीरे वो भी डिप्रेशन का शिकार होने लगी, वहाँ पे भी आर्थिक महामंदी जो है शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है डीजीबी कंप्लीट होती है इस चैप्टर की। ओवरऑल ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
जहाँ पे हमने देखा कि भूमंडलीकरण किस तरीके से हुआ और कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी जैसे ये एग्जाम्पल है जो आर्थिक महामंदी का, जिससे हमें पता चलता है कि जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो एक कंट्री में कोई जो है प्रॉब्लम आती है, जैसे ये आर्थिक महामंदी अमेरिका में आई तो उससे उससे जुड़ी हुई कंट्रीज भी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट हुई। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है।